हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 8.2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसी 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करवा दिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर वॉच करें। आज इस वीडियो में हम 8.2 के बचे हुए सभी क्वेश्चन को वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को हमें ज्ञात करना है जिसके प्रथम दो पदों का योगफल तो 4 दे रखा है और पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना हमें दिया गया है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन जमाते हैं। इस समांतर श्रेणी में प्रथम दो पदों का योगफल, यानी पहला पद a1 हो गया और इस गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद a2 हो गया, और इन दोनों पदों का जो योगफल है वो योगफल प्रश्न के अनुसार कितना दे रखा है, 4। गुणोत्तर श्रेणी में पहले पद को हम a कहते हैं, दूसरे पद a2 को हम ar लिख सकते हैं और बराबर में कितना है, 4। यहां से हम a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस r बराबर में कितना, 4, और इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 1। अगला हमें प्रश्न में शर्त दे रखी है, यानी प्रश्नानुसार अगली शर्त ये दे रखी है कि इसका जो पांचवा पद है यानी a5, इसके तीसरे पद यानी a3 का 4 गुना है तो उसको 4 से गुणा करा दिया। पांचवें पद का जो सूत्र है वो a r की पावर कितना हो जाएगा, 4। 4 तीसरे पद का सूत्र a r की पावर कितना हो जाएगा, 2। a से a कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में r स्क्वायर से r स्क्वायर काटेगा तो यहां r स्क्वायर बचेगा और बराबर में कितना आ गया, 4। अगर हम r का मान निकाले, कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट और 2 चिन्ह और आएंगे प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। तो हम कह सकते हैं एक बार मान हम प्लस के लिए लेंगे और एक बार मान हम किसके लिए लेंगे, माइनस के लिए। तो 2 केस बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। a का मान कब निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से, जब r बराबर प्लस का 2 हो, तब समीकरण नंबर 1 से। तो यहां पे a बराबर या a गुणा 1 प्लस r का मान कितना रखा, 2, बराबर में 4। 2 और 1 3, 3 कहां चला जाएगा इसके बटे में, तो a का मान कितना आ जाएगा, 4/3। अब r का मान हम क्या लेते हैं, माइनस का 2। जब r का मान हम माइनस का 2 रखते हैं तब समीकरण नंबर 1 से, तो यहां पे a r का मान क्या रखेंगे, माइनस का 2, तो a प्लस के 2 की जगह माइनस का 2 बराबर में 4 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 इसके बटे में, तो 4 किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो फर्स्ट केस लेकर हम गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। तो यहां पे लिखते हैं केस फर्स्ट, जब a का मान 4/3 लेते हैं, कब, जब r का मान कितना था, 2। तो इस केस में वो समान गुणोत्तर श्रेणी जो है, जिसका पहला पद a1 है, दूसरा पद a2 है, तीसरा पद a3 है और चौथा पद a4 है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, पहले पद को a, दूसरे पद को ar, तीसरे पद को ar स्क्वायर और चौथे पद को ar की पावर 3। और इसी तरह से ये गुणोत्तर श्रेणी कंटिन्यू चलती रहेगी। यहां पर हमारे पास a यानी प्रथम पद का मान कितना है, 4/3। a का मान कितना है, 4/3। r का मान कितना है इस केस में, 2। a का मान 4/3, r स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a का मान 4/3, r क्यूब यानी 2 का क्यूब, और ये कंटिन्यू आगे तक बढ़ता रहेगा।
इसको कैलकुलेट करते हैं तो जीपी ये 4/3 ही रहेगा। यहां पे 4 दूना 8/3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16/3, और ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो केस फर्स्ट के अनुसार जीपी ऐसे तैयार करेंगे। अब उसके बाद हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, ए का जो मान है वो -4 कर देंगे। कब, जब आर का मान क्या था -2। इस केस में जीपी क्या बनेगी वो हम ज्ञात करते हैं। जीपी क्या बनेगी, उस जीपी को लिखते हैं। पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है, और यही कंटिन्यू चलता रहेगा। उस जीपी का मान, पहला पद ए का मान -4 है, ए का मान -4, आर का मान -2, ए का मान -4, आर का मान -2 और उसका स्क्वायर, और ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। जीपी को कैलकुलेट करते हैं तो -4 एज इट इज है, 4 दूने +8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर किया +4, 4 को -4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी थी। इस तरह से इसके 2 केस बनेंगे, और इन दोनों केसों में गुणोत्तर श्रेणी इस तरह से ज्ञात की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद, 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये x, y, z एक गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, हमें दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। चौथे पद को हम कहेंगे A4, इसका मान दे रखा है x। 10वां पद यानी A10 जिसका मान दे रखा है y, और 16वां पद यानी A16 जिसका मान दे रखा है z। और हमें यह सिद्ध करना है कि x, y, z जो है हमें सिद्ध करना है कि x, y, z जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। जब 3 पदों को गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करना होता है तो हम समांतर गुणोत्तर माध्य से सिद्ध करते हैं, और गुणोत्तर माध्य होता है बीच वाले पद का जो वर्ग होता है वो पहले और आखिरी वाले के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये लेकर आ जाएंगे तो x, y, z जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध हो जाएगा। इस बात का यहां पे लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन के लिए सबसे पहले हमें चौथे नंबर का पद दे रखा है x, और चौथे नंबर के पद का फॉर्मूला होता है a r की पावर 3, और ये x के बराबर है, समीकरण नंबर 1 हो गया। 10वां पद y है, 10वें पद का सूत्र हो जाएगा a r की पावर 9, और ये हमें y दे रखा है, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। 16वां पद z है, तो 16वें पद का सूत्र हो जाएगा a r की पावर 15, और ये हमें z दे रखा है, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। तीनों समीकरण आ गए हमारे पास। अब हमें जो सिद्ध करना है वो x z का गुणनफल, तो x पहले समीकरण में है, z तीसरे समीकरण में है, इन दोनों को हम गुणा करा देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का पहला पद हमें दे रखा है a r की पावर 3, और तीसरे का पहला पद दे रखा है a r की पावर 15। समीकरण नंबर 1 का दूसरा पद दे रखा है x, और समीकरण नंबर 3 का दूसरा पद दे रखा है z। यहां a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, a की पावर 3 और 15 ये 18 हो जाएगा, बराबर में बचेगा x एंड z। a स्क्वायर r की पावर 18 को हम लिख सकते हैं a r की पावर 9 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर a स्क्वायर, r की पावर 9 दूना 18, बराबर में क्या है x z। समीकरण नंबर 2 से हम मान देखते हैं, a r की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं y, तो a r की पावर 9 को हम यहां पे क्या लिख देंगे y, तो ये बनेगा y स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा समीकरण रिपीट करेंगे, समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से मान रखते हैं तो ये y है, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या दे रखा है x z। ये स्थिति जो है वो गुणोत्तर माध्य को दर्शाती है, और गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर श्रेणी को दर्शाता है।
तो हम कह सकते हैं इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई और जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। एक्स वाई जेड जो है वह किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में। और यह हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को हमें क्या करना था, सॉल्व। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 डॉट 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 के एन पदों का योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात। अब सबसे पहले हम ये जो अनुक्रम हमें दे रखा है सीक्वेंस, इस अनुक्रम को लेके चलते हैं और फिर इस अनुक्रम का हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। 8, 88, 888 और 8888 और यही क्रम n पदों तक कंटिन्यू है। हम देखते हैं इस अनुक्रम के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेते हैं, यानी इस अनुक्रम को हम जोड़ते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस, और ये इसी तरह से n पदों तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ये इसका हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे अनुक्रम का सम, n पदों तक का योगफल। इस योगफल में हम देखते हैं सब में 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यहां 11, यहां पर 111, यहां पर कितना हो जाएगा 1111, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे और 9 से गुणा कराएंगे। तो हमने 9 का भाग दिया तो 8/9 और 9 से अंदर गुणा करा दिया तो कितना हो जाएगा 9, प्लस यहां पर हो जाएगा 99, यहां 999 और यहां 9999, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, 8/9 तो एज इट इज है, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, 9999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस का 1, और ये n बार तक कंटिन्यू चलेगा। ऐसा लिखा जा सकता है इसे जमा कर। आगे बढ़ते हैं, 8/9 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके साथ इसको हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में जमा देते हैं। यहां 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, और ये इसी तरह से n बार तक चलेगा। तो एक तो हम क्या करते हैं 10 की पावर में अलग कर लेते हैं, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये इसी तरह से n बार तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है ना, और यहां -1 -1 -1 n बार तक है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहां प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, और ये कहां तक है, n बार तक ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं, और इस वाले पद को हम समझते हैं, ये वाला पद हमें गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल से इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं, ये जीपी में दे रखा है 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस, और ये n बार तक या n पदों तक। ठीक है, इसका जो पहला पद है a वो 10 है, r हम निकालते हैं दूसरे पद यानी 10 की पावर 2 में, पहले पद 10 का भाग देते हैं तो 10 आएगा। अब यहां पे r का मान 10 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहां पे लिखते हैं योगफल, और गुणोत्तर श्रेणी में योगफल एसन का जो फॉर्मूला होता है वो है a, 1 से बड़ा है तो r की पावर n माइनस का 1 बटा r माइनस 1। कैलकुलेट करो इसे, यहां पर n पदों का योगफल, a का मान 10 दे रखा है, r का जो मान दे रखा है वो क्या है 10, उसकी पावर क्या है n माइनस का 1,
और बटे में दे रखा है 10 माइनस 1। ये तो रहेगा 10, बटे में कितना हो जाएगा 9, यहां पे 10 की पावर n माइनस का 1। यह हमारे पास योगफल आ गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण नंबर 2 यहां से यहां तक कैलकुलेट किया था, वो मान रख देते हैं। बाकी एक एक आप अगर n बार तक जोड़ोगे तो उसका उत्तर n ही होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो यहां समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से वैल्यू पुट करते हैं। ये तो रहा टोटल योगफल Sn बराबर, हमारे पास 8/9 तो बाहर ऑलरेडी दे रखा है, एक को जोड़ा तो कितना हो गया 10/9, 10 की पावर n माइनस का 1 माइनस n बार तक एक एक करके जोड़ेंगे तो वो n होगा। अंदर गुणा करा देते हैं तो Sn बराबर 8 दाए 80 और 9 नाम 81, 10 की पावर n माइनस का 1 और इस 80/81 को n से गुणा किया तो 80/81 n। ये इस तरह से इस गुणोत्तर श्रेणी को जोड़ा जा सकता है, इस अनुक्रम का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से 18वां क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है, एक अनुक्रम दे रखा है जो है 2, 4, 8, 16, 32 और एक अन्य अनुक्रम हमें दे रखा है 128, 32, 8, 2, 1/2। इनके संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल हमें क्या करना है ज्ञात। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया है, अनुक्रम नंबर 1 जो हमें दे रखा है वो है 2, 4, 8, 16 और 32। अनुक्रम नंबर 2 में जो दे रखा है, अनुक्रम नंबर 2 ये दे रखा है 128, 32, 8, 2 और 1/2। ठीक है, और दोनों अनुक्रमों से जब गुणा करते हैं तो इनका जो गुणनफल है, उस गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा 128 दूना 256, 32 को 4 से गुणा किया तो 4 दूना 8 और 4 3 12, 128। ठीक है यहां तक। उसके बाद 8 को 8 से गुणा किया 8 20 64, 16 को 2 से गुणा किया 16 दूना 32 और 32 में 2 का भाग दिया तो 16। अब ये जो अनुक्रम बना है उसका योगफल हमें क्या करना है ज्ञात। तो ये योगफल के लिए पहला पद जो है वो 256 है, सार्व अनुपात निकालोगे तो दूसरा पद 128, पहला पद 256 भाग देंगे तो 128 से कम 128, 128 दूना 256। अब इसमें पद टोटल 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पदों का योगफल यानी Sn हमें ज्ञात करना है और r का जो मान है वो 1/2, यानी यहां पे r का जो मान है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे वाले योगफल का सूत्र लगाना है। तो Sn का सूत्र होता है a, 1 से छोटे के लिए 1 माइनस r की पावर n और इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस r। Sn की जगह 5 रख दिया, a का मान 256 दे रखा था, 1 माइनस r का जो मान दे रखा था वो 1/2 है, उसकी पावर n कितना दे रखा है 5 और इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस r का मान है 1/2। इसे कैलकुलेट करते हैं तो S5 बराबर 256, यहां पर 1 माइनस 1 की पावर 5 1 होता है, 2 की पावर 5 कितना है 32 और यहां पे 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आधा। कैलकुलेट करते हैं S5 बराबर, ये 2 भाग से कहां चला जाए गुणा में, तो 256 के गुणा में कितना आ जाएगा 2 और यहां लघुत्तम लेते हैं 32 से कम 32, 32 में गया तो 31, बटे में कितना आ जाएगा 32। कैलकुलेट करते हैं यहां पे S5 बराबर, यहां पर 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूना 12, हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, बटे में कितना दे रखा है 32 और गुणा में कितना दे रखा है 31। ठीक है, 32 का भाग 512 में 16 बार जाएगा, गुणा में कितना है 31
और गुणा किया तो कितना आ जाएगा 496। इस तरह से इन दोनों ही अनुक्रमों के गुणनफल से प्राप्त अनुक्रम का योगफल 496 प्राप्त होता है। ऐसा हमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है, दिखाइए कि अनुक्रम ए आर की पावर 2, इसी तरह से ए आर की पावर n माइनस का 1। दूसरा अनुक्रम है जिसमें पद दे रखे हैं कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसी तरह से कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n माइनस के 1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात भी हमें क्या करना है, ज्ञात। देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि हमें दो अनुक्रम दे रखे हैं, पहला अनुक्रम और दूसरा अनुक्रम। हमें इन दोनों अनुक्रमों को गुणा कराना है। गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे चेक करके बताना है कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं। अगर वो गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमें उसका सार्व अनुपात भी क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें पहला अनुक्रम दे रखा है। पहला जो अनुक्रम है इसका फर्स्ट, वो हमें दे रखा है ए आर की पावर 2, और ये क्रम n पदों तक चलेगा, तो ए आर की पावर n माइनस का 1। दूसरा जो अनुक्रम हमें दे रखा है, अनुक्रम नंबर 2 जो दे रखा है, वो कैपिटल ए आर की पावर 2, और ये क्रम n पदों तक है, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n माइनस का 1। दोनों ही अनुक्रम का यहां पे हम क्या कराते हैं, गुणनफल करने के बाद जो अनुक्रम है, यानी स्मॉल ए को कैपिटल ए से गुणा कर दिया, स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ लिखा, स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ लिखा, स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ स्मॉल आर स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर के साथ लिखा, और ये क्रम कहां तक चलेगा, n पदों तक। यानी स्मॉल ए को कैपिटल ए के साथ स्मॉल आर की पावर n माइनस ए को कैपिटल आर की पावर n माइनस 1 के साथ लिखा। गुणा कराने के बाद ये जो अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम चेक करने के लिए सार्व अनुपात R1 और R2 निकालेंगे। अगर वो दोनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये जीपी में है, अदरवाइज जीपी में नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं जीपी की जांच। सार्व अनुपात के लिए हम करेंगे काम। सबसे पहले हम R1 निकालते हैं। उसको निकालने के लिए A2 में A1 का भाग देंगे। A2 हमें दे रखा है स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल ए और कैपिटल ए। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसी तरह R2 निकालते हैं तो A3 में A2 का भाग देंगे। A3 हमें दे रखा है ए कैपिटल ए, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें भाग देना है ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां इससे ये कट गया, यहां स्मॉल आर से एक घात और स्मॉल आर से एक घात कट गई, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बचेगा। तो यहां पर देखते हैं कि ये दोनों पद समान हैं। यदि सार्व अनुपात समान होते हैं तो वह अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सार्व अनुपात समान है, अतः यह अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर यह अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका सार्व अनुपात जो होगा, सार्व अनुपात यानी R, ये जो R1 R2 है वही सार्व अनुपात है, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R। ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है, ऐसे 4 पद हमें ज्ञात करने हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है, जिसका दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो प्रश्न की सिचुएशन को समझते हैं।
हमें ये दे रखा है प्रश्न के शर्त में कि जो तीसरा पद है वो पहले पद से 9 अधिक है, तो पहले पद ए में 9 जोड़ देते हैं तो तीसरा पद आ जाएगा। तीसरे पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए आर की पावर 2, बराबर में दे रखा है ए, प्लस में दे रखा है 9। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए आर की पावर 2, ये ए इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर में कितना बचेगा 9। यहां से हम ए कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 9। इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। पहली शर्त से इतना तैयार किया। अगली शर्त हमें दे रखी है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, A2, चौथा पद कौन सा हो जाएगा A4। 18 अधिक है तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, 18 अधिक है का मतलब बराबर। दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, ठीक है, तो चौथे पद में 18 जोड़ दिया और दूसरा पद आ गया। दूसरे पद का सूत्र हो जाएगा AR, चौथे पद का सूत्र हो जाएगा AR की पावर 3 और प्लस में है 18। ये रहा AR की पावर 3 प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर में 18। यहां से हम AR कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस AR कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर में 18। ठीक है यहां तक? अब हम यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों में से सेम पद बनाने के लिए कुछ चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे अगर मैं इस माइनस को बाहर लूं तो ये माइनस का AR हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस का होकर पहले हो जाएगा और 1 माइनस का होकर बाद में चला जाएगा 18, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 1 का भाग लगाते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 1 से। दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो है माइनस का AR, आर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में है 18, और पहले समीकरण का भाग लगाते हैं इसमें। पहला समीकरण में A आर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में कितना दे रखा है, 9। कैलकुलेट करते हैं, A से A कट गया, इससे ये कट जाएगा तो यहां माइनस का R बचेगा और 9 दूना 18, तो R का मान हो जाएगा माइनस का 2। अब यही R का मान अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं यहां पे तो किसका मान मिल जाएगा, A का मान। तो यहां पे R का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर R का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है A आर स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 1 और बराबर में कितना दे रखा है, 9। यहां पे A माइनस 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस का 1 बराबर में कितना आ गया, 9। 4 में से 1 गया 3, 3 इसके बटे में 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9। A का मान और R का मान अगर हमारे पास है तो हम गुणोत्तर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः जीपी के प्रथम 4 पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात। पहला पद A1 जो A होता है इसका मान 3 दे रखा है। दूसरा पद A2 जो AR होता है, A का मान 3 है, R का मान माइनस का 2 है, माइनस का 6। तीसरा पद होता है AR स्क्वायर, A 3 दे रखा है, R स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। ऐसे ही हम चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं जो AR की पावर 3 है। A 3 हो गया, R का मान माइनस 2 की पावर 3, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24। इस तरह से हम इस जीपी के प्रथम 4 पद भी ज्ञात कर सकते हैं, और प्रथम 4 पद ज्ञात करने का तरीका सॉल्यूशन का इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद क्रमशः A, B, C हमें दे रखा है तो सिद्ध करना है A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P, C की पावर P माइनस Q जो है वो 1 के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो मान लेते हैं कैपिटल A,
वह सार्व अनुपात हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध ये करना है कि a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू किसके बराबर लाना है? 1 के बराबर। हमें दे रखा है इस गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद। अगर मैंने पहला पद कैपिटल A कहा है तो पीवा पद होगा AP और ये दे रखा है A। क्यूवा पद यानी कैपिटल AQ ये दे रखा है B। आरवा पद कैपिटल AR ये दे रखा है C। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब हम पीवा पद निकालेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? A R की पावर P माइनस 1 सूत्र से निकालेंगे। बराबर में क्या दे रखा है? A। अगर हम क्यूवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A R की पावर Q माइनस 1 बराबर में B, क्योंकि यहां A N का सूत्र लगा रहे हैं A R की पावर N माइनस 1। अंतिम पद आपने पढ़ रखा होगा। A R ये हो जाएगा A कैपिटल R की पावर R माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा? C। क्लियर है? अब हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से चलना है। हमें स्मॉल a की पावर क्या चाहिए? Q माइनस R। तो यहां पर भी हम इसकी पावर क्या लेंगे? Q माइनस R और इसकी पावर भी क्या बना देंगे? Q माइनस R। तो यहां पे लिखते हैं A R की पावर तो हमें क्या दे रखी है? P माइनस का 1 और इसकी होल पावर और हम क्या ले लेते हैं? Q माइनस R बराबर में क्या दे रखा है? A, इसकी पावर क्या ले लेते हैं? Q माइनस R और इसका नाम क्या रखते हैं? समीकरण नंबर 1। इसी तरह इस B की पावर हमें क्या चाहिए? R माइनस P। तो दोनों तरफ हम पावर में क्या ले लेते हैं? R माइनस P। तो ये हमें पहले ऑलरेडी क्या दे रखा है? A R की पावर Q माइनस का 1 और उसकी होल पावर हम क्या ले लेते हैं? R माइनस का P। और यहां बराबर में क्या है? B, इसकी पावर भी क्या ले लेते हैं? R माइनस का P। इसका नाम क्या रख दिया? समीकरण नंबर 2। तीसरे में हमें C की पावर चाहिए P माइनस का Q। तो इस वाले को हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से पावर में P माइनस Q लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे ये दे रखा है A R की पावर R माइनस 1 तो हमें दे रखा है, इसकी पावर हमें लेनी है P माइनस का Q। बराबर में दे रखा है C, उसकी पावर लेनी है P माइनस का Q। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब हमें जो सिद्ध करना उसमें LHS है A की पावर, B की पावर और C की पावर, जो हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1, 2, 3 में बना रखी हैं। तो इन तीनों को आपस में गुणा करके और इसका आंसर क्या लाना है? 1। तो हम तीनों को आपस में गुणा कराते हैं। तो यहां समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 गुणा समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 1 में हमें जो पद दे रखे हैं उनको गुणा में लिखते हैं। तो A की पावर Q माइनस R गुणा में B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q बराबर में क्या दे रखा है? इसे लिखते हैं, अंदर गुणा करा देंगे इनको। तो ये क्या हो जाएगा? A की पावर Q माइनस R और R की पावर ऑलरेडी हमें दे रखी है P माइनस का 1 और Q माइनस का R और आ जाएगा। गुणा के अंदर A की पावर R माइनस P को अंदर गुणा कराते हैं। तो A की पावर R माइनस का P, R की पावर Q माइनस का 1 हमें दे रखी है और R माइनस का P और आ जाएगा। तीसरा हमें दे रखा है, इसको P माइनस Q से गुणा कराते हैं। तो A की पावर P माइनस का Q और R की पावर R माइनस का 1, इसको गुणा कराते हैं P माइनस के Q से। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हमारा LHS है, तो इसको LHS लिखकर बराबर में चलने दिया। A की पावर यहां पर भी है, A की पावर यहां पर भी है, A की पावर यहां पर भी है। गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये घात दे रखी है Q माइनस R, जोड़ते हैं। ये दे रखी है R माइनस का P, जोड़ते हैं। और ये दे रखा है P माइनस का Q। ठीक है, और यहां पर आधार समान है R R R, तो बाकी घातें जोड़ देते हैं। तो R की पावर क्या हो जाएगी? P माइनस का 1 Q माइनस का R प्लस आगे हमें दे रखा है Q माइनस का 1 R माइनस का P
और तीसरा हमें दे रखा है पावर में r माइनस का 1 और p माइनस का q। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना है। LHS हम लेकर चल रहे थे, यहां a को समझना है। देखो p माइनस का है, ठीक है, और p प्लस का है, q प्लस का है, q माइनस का है, r माइनस का है और r प्लस का है। तो a की पावर क्या हो जाएगी, कट के 0। इसी तरह हमें r को कैलकुलेट करना है। सब घातों गुणा कराते हैं। p को हमने q और r से गुणा किया, तो p को q से गुणा किया pq, माइनस p को r से गुणा किया तो pr, माइनस 1 को q से गुणा किया तो माइनस का q, माइनस माइनस प्लस, 1 को r से गुणा किया तो r। इन दोनों गुणा कराते हैं, प्लस का चिन्ह है। q को r से गुणा किया तो qr हो गया, माइनस q को p से गुणा किया तो qp हो गया, माइनस 1 को r से गुणा किया तो माइनस का r, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा p। r को p से गुणा किया तो प्लस का क्या हो जाएगा r p, r को माइनस के q से गुणा किया तो माइनस का r q, माइनस 1 को p से गुणा किया तो माइनस का p, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा q। कैलकुलेट करते हैं। LHS एज इट इज है, a की पावर क्या है 0, r की पावर कैलकुलेट करो। देखो p माइनस का है, p प्लस का है, q प्लस का है, q माइनस का है, r प्लस का है, r माइनस का है, pq प्लस का है, pq माइनस का है, pr माइनस का है, pr प्लस का है, यहां पे qr प्लस का है और qr माइनस का है। सब पद घटने के बाद r की पावर क्या है 0। हम जानते हैं a की पावर 0 का मतलब 1 है और r की पावर 0 का मतलब भी 1 है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा और ये LHS से क्या आ गया RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध। यानी हमें सबको गुणा करके फाइनल आंसर कितना लाना था, 1 लाना था, जो कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। यही क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a और b हमें दे रखा है, यहां p n पदों के गुणनफल को दर्शाता है, तो हमें सिद्ध करना है कि p स्क्वायर बराबर होता है a b की होल पावर n के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं, जो प्रश्न में हमें दे रखा है प्रथम पद और nवां पद, प्रथम पद यानी a और nवां पद यानी b। प्रथम पद a1 का जो मान दे रखा है वो a दे रखा है, nवां पद यानी an का जो मान दे रखा है वो b दे रखा है। nवें पद का सूत्र हो जाएगा a r की पावर n माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया b। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 रख लिया। ठीक है, यहां a और b का मतलब है प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल, यही तो कहेंगे इसे। तो हम सिद्ध करने वाले के हिसाब से चलते हैं। a का मतलब क्या हो गया, प्रथम पद, और b का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद, और उसका जो गुणनफल दे रखा है वो a भी दे रखा है। प्रथम पद को हमने यहां पे a कहा है और अंतिम पद का मान हमने यहां पे क्या निकाल लिया, a r की पावर n माइनस का 1 और बराबर में क्या आ गया है ab। क्लियर है यहां तक। आगे यहां पे a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर और बाकी r की पावर क्या है n माइनस का 1 बराबर में ab। इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 2। इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसका यूज करेंगे। प्रश्न में ये दे रखा है कि जो p है वो n पदों का क्या है, गुणनफल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो प्रश्न में हमें p दे रखा है ये n पदों का गुणनफल है। n पदों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो p n पद का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इसी को मैं कंटिन्यू कहां तक लेकर गया, nवें पद तक। इन सबको गुणा करा देंगे तो ये n पदों का गुणनफल p आ जाएगा। फिर यहां पे हम मान रखते हैं पहले पद का मतलब a, दूसरे पद का मतलब ar, तीसरे पद का मतलब ar स्क्वायर, चौथे पद का मतलब a r की पावर 3 और nवें पद का मतलब a r की पावर n माइनस का 1। ऐसा लिख सकते हैं इसे। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पे
इसमें जरा सोच के देखो कि ये a एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और कहां तक है, ये n बार तक है। तो अगर मैं इसको अलग करके जोड़ के निकालूं तो ये a की पावर क्या बनाएगा, n बनाएगा। बाकी हमारे पास अंदर कौन बचेगा, ये जो r है वो यहां पर एक बार है, यहां पर दो बार है, यहां पर तीन बार है, और ये कहां तक कंटिन्यू चल रहा है, r की पावर n-1 तक। ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर हम प्रथम से लेकर n-1 पद को जोड़े तो उसका सूत्र आपको याद रखना है, घात को लिख रहा हूं मैं यहां पे, यदि हम n-1 पद तक जोड़े घात को, तो घात को फिर क्या लिखा जाएगा, n-1/2, ये इसका योगफल होगा घात का, ऐसा लिखा जा सकता है। तो p बराबर a की पावर n तो हमें दे रखा है, r की घात घात को जोड़ते हैं तो घात घात का टोटल क्या बनता है, पावर में n-1 बटे में कितना आ जाएगा, 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो इधर हमने p का स्क्वायर कर दिया, इधर a की पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2n हो जाएगा, इधर r की पावर क्या है, n-1 बटे में कितना है, 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 से गुणा करा देंगे। p की पावर 2 एज इट इज है, a की पावर 2n एज इट इज है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां r की पावर क्या बचेगी, n-1, ऐसा लिखा जा सकता है। r की पावर क्या बचेगी, n-1। अब यहां पर p स्क्वायर तो एज इट इज है, इसमें भी n है, तो a स्क्वायर और r की पावर क्या लिखेंगे, n-1, दोनों की पावर n जो है वो बाहर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। अब ऊपर हमने समीकरण नंबर 2 बनाया था, उसको समझना है। समीकरण नंबर 2 में दे रखा है a स्क्वायर r की पावर n-1 को हम क्या लिख सकते हैं, ab। तो यहां पर हम समीकरण नंबर 2 को यूज करेंगे, a स्क्वायर r की पावर n-1 की जगह क्या लिख देंगे, ab। तो यहां समीकरण नंबर 2 का यूज करते हैं, और ये दे रखा है p स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने, ab, और उसकी पावर क्या दे रखी है, n। आप चेक करेंगे तो आपको यही सिद्ध करना था कि p स्क्वायर बराबर होता है ab की होल पावर n के। ठीक है। इस तरह से p स्क्वायर को हमने सिद्ध कर दिया ab की होल पावर n, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और फिर ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पद ऐसा है जिसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सीखना स्टार्ट करें। दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात 1/r की पावर n होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें n पदों का योगफल निकालना है, उसके बाद n+1वें पद से 2nवें पद तक के बीच में आने वाले सभी पदों का योगफल निकालना है, फिर इसके और इनके बीच में आने वाले पदों के योगफल का अनुपात इतना दिखाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं n पदों का योगफल। तो यहां पे किसी गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, Sn, और इसका मान हो जाएगा a 1 - r की पावर n, और बटे में हो जाएगा 1 - r। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इसको काम में लेंगे। अगर मुझे 2n पदों का योगफल निकालना हो, चूंकि Sn की जगह क्या रख देंगे, 2n, तो a यहां पर 1 - r की पावर n की जगह क्या लिख दिया, 2n, और इसके बटे में दे रखा है 1 - r। क्लियर है यहां तक। अब हमें n+1वें पद से 2nवें पद के बीच में जितने भी पद आते हैं उनका योगफल छांटना है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, n+1 से n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल। ठीक है,
और ये जो योगफल है इसे हम क्या लिखेंगे, एस एन प्लस 1 से एरो बना देता हूं, दो एन पदों के बीच में जितने भी आएंगे उनका योगफल, और इसका सूत्र होता है, अंतिम पद कौन सा था, 2n, और n प्लस 1 से पहले कितने पद आएंगे, n, अगर उसका हम अंतर ले लें तो इस पद से इस पद के बीच में आने वाले सभी पदों का योगफल निकाला जा सकता है। तो यहां पर हम मान कैसे निकालेंगे, s 2n का मान निकाल लिया था हमने, a 1 माइनस आर की पावर 2n बटे में दे रखा है 1 माइनस आर, और एसन हमें दे रखा है a 1 माइनस आर की पावर n बटे में है 1 माइनस का r। दोनों से हम देखते हैं कि a बटा 1 माइनस आर कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर 2n, माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस आर की पावर क्या हो जाएगा, n। कैलकुलेट कर लो, ये तो रहा a बटे में 1 माइनस का r, यहां 1 से 1 कट गया, r की पावर कितनी है, n, और r की पावर कितनी है, 2n, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो कैलकुलेट करो। तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं, 1 से 1 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचा, r की पावर 1 तो बच रहा है n, माइनस r की पावर कितना बच रहा है, 2n। क्लियर है। फिर यहां पे हम r की पावर n दोनों में से फिर कॉमन ले सकते हैं, तो a बटा 1 माइनस r एज इट इज है, दोनों में से हम r की पावर n कॉमन लेते हैं, तो यहां से 1, r की पावर n कितनी बार है, 2 बार, 1 बार चला गया तो r की पावर क्या बचेगा, n। ऐसे लिखा जा सकता है इसे। अब प्रश्नानुसार हमें अनुपात बनाना है, ठीक है ना, प्रश्नानुसार अनुपात क्या बनाना है, n पदों का योगफल यानी Sn तथा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक का योगफल, तो ये हो जाएगा S n प्लस 1वें पद से और 2nवें पद तक का योगफल का अनुपात निकालना है। Sn का जो मान दे रखा है वो तो हमने क्या निकाल लिया था, a 1 माइनस आर की पावर n बटे में है 1 माइनस आर, और इसका मान हमने अभी अभी ऊपर क्या तैयार किया है, a बटा 1 माइनस का r की पावर n 1 माइनस r की पावर n, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पर इस a से ये वाला a, यहां से ये वाला पद कट जाएगा, यहां से ये वाला पद कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं एस एन यानी n पदों का योगफल तथा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक का जो योगफल है, ऊपर तो 1 है और बटे में क्या है, r की पावर n, यह हमें प्राप्त होता है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध कि अनुपात क्या लाना है, 1 बटा r की पावर n, और यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन था कि हमें 1 बटा r की पावर n तक सिद्ध करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है, यदि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो दिखाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो a, b, c और d, ये जो चार पद हैं वो जीपी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, और हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहला जो पद है a, वो तो a ही दे रखा है, दूसरा पद जो b दे रखा है उस दूसरे पद का सूत्र होता है AR, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद जो c दे रखा है उसका सूत्र होता है AR स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, और चौथा पद जो d दे रखा है उसका सूत्र होता है AR की पावर 3, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 3। ठीक है, इस तरह से 3 समीकरण ज्ञात कर लिए। अब जो सिद्ध करना है उसमें सबसे पहले मैं LHS पार्ट को लेके चलता हूं। तो यहां पे LHS हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेट करो, a का मान तो है ही नहीं, तो a स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर, b का मान दे रखा है AR, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो AR का स्क्वायर,
ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी का जो मान दे रखा है वो ए आर स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर, बी का मान क्या दे रखा है ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर, सी का मान दे रखा है ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। और डी स्क्वायर, डी का मान दे रखा है ए आर की पावर 3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 3 दूना 6। कैलकुलेट कर ले इसे। आगे वाले पद में से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4, और यहां से हम ए स्क्वायर आर स्क्वायर इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस, यहां से कॉमन लिया तो आर स्क्वायर, और यहां से कॉमन लिया तो आर की पावर 4। कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर आर की पावर 2 से गुणा किया तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 दो बार हैं, तो 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4 दो बार है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम एलएचएस समीकरण नंबर 4 नाम देके छोड़ देंगे। अब हम अलग से किसको हल करेंगे, आरएचएस को। दोनों के एलएचएस आरएचएस के आंसर को मैच करेंगे, बराबर आ जाएंगे तो ये दिया गया कथन सिद्ध हो जाएगा। तो आरएचएस हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आरएचएस की जगह आरएचएस का मान क्या रखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो, मान रखने इसके अंदर। ए का जो मान है वो तो ए है, और बी का मान ऊपर समीकरण नंबर 1 से दे रखा था ए आर, बी का मान ए आर है, सी का मान ए आर स्क्वायर, सी का मान ए आर स्क्वायर, डी के स्थान पर डी का मान ए आर की पावर 3 और उसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ए हमारे पास दो बार है तो ए स्क्वायर आर हो जाएगा, यहां पर ए को गुणा किया ए स्क्वायर आर की पावर 3 हो जाएगा, और यहां ए की पावर 2 आर की पावर 3 और 2 5 उसका होल स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन देखते हैं, ए स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है सब में, ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो आर की पावर 1, आर की पावर 2 बचेगी, यहां से कॉमन लिया ए स्क्वायर आर तो आर की पावर कितनी बचेगी 4, और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर अंदर ओपन किया तो ए की पावर, स्क्वायर ओपन किया तो 4, और आर की पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर से 2, और यहां 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये आरएचएस हमने समीकरण नंबर 5 में हल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 में तो हमारे पास एलएचएस है और समीकरण नंबर 5 में आरएचएस है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो एलएचएस का जो मान है वो सेम आरएचएस से मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक संख्या दे रखी है 3 और एक संख्या दे रखी है 81। इसके बीच में दो संख्या रखनी है, मान लेते हैं एक संख्या तो हम x रख देते हैं और एक संख्या हम क्या रख देते हैं y। ऐसा रखने पर ये जो अनुक्रम है वो अनुक्रम एक समांतर एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाता है, जीपी बन जाता है। तो वो ऐसी दो संख्या कौन सी है वो हमें क्या करना है, ज्ञात। इस गुणोत्तर श्रेणी में जो पहला पद है वो तो 3 है, और जो चौथे नंबर पे दे रखा है A4 वो 81 है। चौथे नंबर के पद का सूत्र होता है a r की पावर 3, यहाँ पे 81, ए के स्थान पे a का मान 3, r की पावर 3 बराबर में 81। r की पावर 3 का मान निकालते हैं तो 3 का भाग लगेगा 81 में, 27 बार जाएगा, और 27 जो है वो 3 का घनमूल होता है, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर क्या लिख देंगे, 3। 3 से 3 कटेगा तो r का मान कितना आ जाएगा, 3। आपके पास अगर प्रथम पद और सार्वनुपात है तो आप कोई सा भी पद यानी कोई सी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो दूसरा पद ज्ञात करना और एक तीसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात करना है जिसमें x दे रखा है, और तीसरा पद ज्ञात करना जिसमें y दे रखा है। दूसरे पद का सूत्र a r होता है और तीसरे पद का सूत्र a r स्क्वायर होता है। a के स्थान पे a का मान कितना रख देंगे, 3, और r के स्थान पे r का मान 3। 3 को 3 से गुणा किया तो 9।
ए के स्थान पे 3, आर के स्थान पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9 और 9 को 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27। इस तरह से वो दो संख्या x और y हमें ज्ञात करनी थी। एक तो आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है n का मान हमें ज्ञात करना है और ये जो पद हैं वो a तथा b के बीच का गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, a और b का गुणोत्तर माध्य, a तथा b का गुणोत्तर माध्य जो है उसका मान हमें दे रखा है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और इसके बटे में हमें दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। क्लियर यहां तक? a और b का गुणोत्तर माध्य, इसका सूत्र होता है अंडर रूट ए बी, ये हमने पढ़ रखा है पीछे, और इसका मान हमें दे रखा है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और इसके बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, तो ये a के ऊपर भी लग जाएगी a की पावर हाफ और b के ऊपर भी लग जाएगी b की पावर हाफ, और बराबर में है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और इसके बटे में दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। इसके बटे में 1 लगाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इनका। सबसे पहले हमने a की पावर हाफ b की पावर हाफ को a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं, a की पावर हाफ b की पावर हाफ जो है वो गुणा होगी a की पावर n प्लस b की पावर n से, और ये सिंपल 1 से गुणा होगा तो a की पावर n प्लस का 1 प्लस b की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस का 1। क्लियर है? सबसे पहले a की पावर हाफ और a की पावर n गुणा करेंगे तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, साथ में b की पावर 1/2 भी हो जाएगा। अब इसको हम किससे गुणा कराएंगे, b की पावर n से, तो a की पावर 1/2 तो एज इट इज है, लेकिन यहां b की पावर हाफ और b की पावर n, तो b की पावर आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। आगे हमें दे रखा है a की पावर n प्लस का 1 और ये दे रखा है प्लस b की पावर n प्लस का 1। ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, a के पद के पास a का पद लिख देंगे और b के पद के पास b का पद लिख देंगे। तो पक्षांतरण करते हैं, a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2, इसके पास ये वाला पद आएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, a की पावर n प्लस का 1, बराबर में हमें दे रखा है b की पावर n प्लस का 1, इसके पास ये पूरा पद प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन बारीकी से समझनी है आपको ध्यान से। a की पावर यहां पर भी कुछ है और a की पावर यहां पर भी कुछ है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, n दोनों में से कॉमन आ रहा है, आधी घात और यहां पे कितना दे रखा है 1, तो आधी घात यानी छोटी घात कॉमन आ जाएगी, तो a की पावर n प्लस हाफ पावर हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये चला गया, क्या बचेगा b की पावर हाफ। यहां पर n दोनों में से कॉमन आ चुका है, एक घात में से आधी घात कॉमन जाती है तो आधी घात बचेगी, तो a की पावर क्या बचेगी 1/2। इसी तरह से यहां पे देखते हैं b की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस हाफ, तो हाफ वाली घात कॉमन ले सकते हैं, तो b की पावर n प्लस हाफ हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर फुल b की पावर में से n चला जाएगा, एक में से आधी घात बाहर आ गई तो आधी घात बचेगी, माइनस a की पावर कितनी बचेगी 1/2। क्लियर है? अब हम बटे में एक्सचेंज करते हैं, इसके बटे में तो ये वाला पद लेके आ जाएंगे और इसके बटे में ये वाला पद ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ a की पावर n प्लस 1/2 के बटे में आ जाएगा b की पावर n प्लस 1/2 और यहाँ b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 के
बटे में ये वाला पद b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 पद आ जाएगा। दोनों में सेम पावर है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा a/b की होल पावर n प्लस 1/2 और यहां से ये सेम पद कट गया तो कितना आ जाएगा 1। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की होल पावर n प्लस 1/2 हमें दे रखा है। इस 1 को लिख सकते हैं a/b की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। ऐसा करने से आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो n प्लस 1/2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर। तो n का मान प्लस का 1/2 इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और प्रश्न यही था कि हमें n का मान क्या करना था, कैलकुलेट। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर 27 का क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी कैलकुलेशन में कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो हमें दिखाना है उन दोनों संख्याओं का अनुपात ये होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ जुड़ रहा है तो बड़ी संख्या है और इसमें कुछ घट रहा है तो छोटी संख्या है। तो हमें दो संख्याओं में मानना होगा, एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो यहां पे मान लेते हैं, माना इस गुणोत्तर श्रेणी में जो बड़ी संख्या है वो a है और जो छोटी संख्या है उसको हम क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। दो संख्या हो गई। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रश्न की शर्त हमें दे रखी है, उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी, उसके गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिकल गुणोत्तर माध्य यानी GM, ये ले लेते हैं। गुणोत्तर माध्य के 6 गुने के बराबर होती हैं, तो 6 से क्या करा देते हैं, गुणा। तो यहां पे a प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, यहां पे 6 एज इट इज आ जाएगा। यहां पे गुणोत्तर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट और वो दोनों संख्या का गुणनफल, तो ये हो जाएगा AB। अब इसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका नाम समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देंगे। हमें उन दोनों संख्याओं का अनुपात सिद्ध करना है तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है उसको लेके चलते हैं। हमें सिद्ध करना है उन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी A अनुपात B, ये होना चाहिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमें करना है सिद्ध, तो यहां पे क्या लिखते हैं, सत्यापन। ठीक है, अब उन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें सोचना है कि वो दोनों संख्या में चाहिए, और दोनों संख्या को लाने के लिए याद करें यहां पर हमें a प्लस बी दे रखा है। जैसे तैसे करके हम a माइनस बी और बना लें तो a प्लस बी और a माइनस बी के दोनों समीकरणों पर हम विलोपन विधि लगाकर a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। उन्हीं a और b के मान से हमें उन दोनों संख्याओं का अनुपात प्रूफ करने को मिल जाएगा। तो a प्लस बी से हम a माइनस बी बनाते हैं, तो याद करें a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर लेके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो a माइनस बी मिलेगा नहीं, किसी ना किसी सूत्र की तिगड़म लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चलते हैं। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये रहा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। एक बार तो हमने क्या किया, 2ab जोड़ दिया और एक बार 2ab घटा दिया और ये माइनस का 2ab मैंने उतार दिया, क्योंकि माइनस का प्लस का कटेगा तो बात तो वही पहले वाली आएगी, हम कुछ इसमें एडिशनल काम कर रहे हैं। तो ये तो रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab जुड़कर माइनस का क्या हो जाएगा, 4ab। ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, यहां पे ab का जो मान हमें प्रश्न में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 अंडर रूट ab। तो ab के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं 6 अंडर रूट ab और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर माइनस का क्या लिख देंगे, 4ab।
और ये हमने किससे लिखा है, समीकरण नंबर 1 से। तो ये हमने रीजन लिख दिया कि मान कहां से रखा है। कैलकुलेट करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज है, 6 का स्क्वायर किया 36, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी, और माइनस में दे रखा है 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज है, 36ab में से 4ab जाएगा तो कितना बचेगा, 32ab। और इस स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं तो अंडर रूट में, तो a माइनस बी स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये रहा 32ab, अंडर रूट में 2 चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब हम यहां पर प्लस का ही लेंगे, a माइनस बी बराबर, ये रहा अंडर रूट 32 और ये रहा ab। हमने प्लस का ही क्यों लिया है उसका कारण सुनो। a को हमने बड़ी संख्या कहा है, b को हमने छोटी संख्या कहा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह यानी प्लस का ही तो आएगा। तो यहां पे लिख देना, चूंकि a जो है वो b से बड़ा है, जिसके कारण a माइनस बी जो है वो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो डज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस का b, 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल किया तो 4, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 और साथ में है अंडर रूट ab। ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं विलोपन विधि से, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। पहला समीकरण तो हमें दे रखा है a प्लस का b बराबर में 6 अंडर रूट ab, और जो दूसरा समीकरण हमें दे रखा है वो है a माइनस का b बराबर में है 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम कैलकुलेट करते हैं तो b से b कट गया, a और a कितना हो गया, 2a। यहां पर अंडर रूट ab और अंडर रूट ab ये तो है ही साथ में, तो अंडर रूट ab को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा 6, प्लस में यहां कितना बचा 4 अंडर रूट 2। अब इस 2 को हटाने के लिए 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा a, 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, प्लस 2 का भाग दिया 2 दूना 4, ये अंडर रूट 2, साथ में दे रखा है अंडर रूट ab। ये हमारे पास किसका मान आ गया, a का मान। अब यही a का मान हम समीकरण नंबर 1 में a की जगह रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में a का मान रखना है तो a का पक्षांतरण कर दो, तो b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर 6 अंडर रूट ab माइनस a का मान क्या रखेंगे हम, 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 और ये रहा अंडर रूट ab। ठीक है, यहां से b का मान निकालना है, दोनों में से अंडर रूट ab कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 6 आ जाएगा, माइनस अंदर गया तो माइनस का 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2। b को कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट ab। क्लियर है, तो हमारे पास a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। इन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात बनाना है तो a के बटे में किसको रखते हैं, b को। a का मान कितना दे रखा है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab, और b का मान कितना दे रखा है, 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ab। अंडर रूट के ab से अंडर रूट का ab कट गया तो ऊपर कितना बचा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और बटे में कितना बचा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसी का हम अनुपात बनाते हैं तो पहले लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, अनुपात बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरह से इन दोनों संख्याओं का अनुपात ये आना चाहिए और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके आपको जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दे रखा है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है। समांतर माध्य तो a है और गुणोत्तर माध्य क्या है, g। तो हमें बताना है कि वो दो संख्या a प्लस अंडर रूट a प्लस g a माइनस g और दूसरी संख्या a माइनस अंडर रूट a प्लस g a माइनस g। प्लस का मतलब जुड़कर कोई ना कोई मान बड़ा होगा तो बड़ी संख्या मान लेंगे a, और माइनस का मतलब घटकर कोई ना कोई मान छोटा होगा तो छोटी संख्या मान लेंगे b। और ये ठीक उसी क्वेश्चन की तरह होगा
जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व किया है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, माना जो बड़ी संख्या है उसको हम a मान लेते हैं और जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। अब हमें यहां पे सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, सत्यापन। सत्यापन में हमें माध्य जो दे रखा है वो a है। माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी हमें संख्या दे रखी है उनको जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। एक संख्या a है, दूसरे संख्या b है, उनको जोड़कर हमने 2 का भाग दे दिया। तो यहां से हमारे पास a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, 2a, और इसका नाम क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। आगे हमें दे रखा है गुणोत्तर माध्य। क्या दे रखा है, गुणोत्तर माध्य, और ये गुणोत्तर माध्य क्या दे रखा है, g। गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है अंडर रूट उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ab, यहां पे क्या दे रखा है, g। ab का मान निकालते हैं, ये अंडर रूट इधर आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अभी मैंने कहा था a और b का मान ज्ञात करने के लिए अगर प्लस में आ गया है तो आप माइनस में बनाकर सोचो। तो मैंने समझा दी पूरी कैलकुलेशन पीछे। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का 4ab के इक्वल होता है। कैलकुलेट करोगे तो इक्वल ही होगा। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें चाहिए, लेकिन a प्लस बी का मान हमने समीकरण नंबर 1 से कितना निकाल लिया था, 2a, और 4ab का मान हमने समीकरण नंबर 2 से क्या निकाल लिया था, g स्क्वायर। रीजन यहां पे लिख देंगे, मान रखने का कारण है समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहेगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर 4, g का स्क्वायर किया g स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, g स्क्वायर। a माइनस बी का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 2 चिन्ह आएंगे प्लस के माइनस के 4, a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। अब यहां पर भी वही बात है, हमें प्लस का लेना है, माइनस का नहीं लेना है। रीजन, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं a जो है वो बड़ा है b से, इसलिए a माइनस बी जो है वो माइनस के बराबर नहीं आएगा। तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, a माइनस बी बराबर केवल प्लस का लेना है, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 कहां आ जाएगा, बाहर, अंदर कौन बचेगा, a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को लेके चलते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है a प्लस का b बराबर में है 2a। समीकरण नंबर 3 दे रखा है a माइनस का b बराबर में है 2, और ये है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं इनको, b से b कट गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a, और यहां पर इनको जोड़ के लिख देते हैं 2a प्लस 2 अंडर रूट क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। समय 2 का भाग जा रहा है तो a का मान पहली संख्या आ जाएगी हमारे पास a, 2 का भाग चला गया, 2 का भाग चला गया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। अब इस a का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो किसका मान मिल जाएगा, b का मान। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से b का मान निकालते हैं तो बराबर में 2a, प्लस का a इधर आया तो माइनस का, और a का मान हमें दे रखा है, माइनस अंदर गया तो a माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। तो b का मान 2a में से a गया तो a के, और माइनस का क्या दे रखा है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों संख्या, अगर मैं a और b को साथ साथ लिखना चाहूं तो a का मान तो कितना आ गया था, a प्लस का चिन्ह अंडर रूट, यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो एक बार प्लस के लिए तो a प्लस g, और एक बार माइनस के लिए a माइनस का g, ये हो जाएगा।
बी का मान हम लिखेंगे तो आप देखेंगे बी का मान सेम है, ए भी है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर भी है, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का, तो प्लस की जगह क्या लगा देंगे? माइनस। अतः उन दोनों संख्या को इस तरह से लिखा जा सकता है। ऐसा लिखना ही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? सिद्ध। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। बन गया क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे इजीली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दे रखा है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उनकी संख्या 30 बैक्टीरिया थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे में, चौथे घंटे में और nवें घंटे में क्या थी, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे इसका आंसर लिखते हैं। जीपी में प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे? 30 बैक्टीरिया थे। उसके बाद आगे अगले घंटे में कितने हो गए, उसके अगले घंटे में कितने हो गए, और इसी तरह से अगले घंटे में चलता रहेगा। आपको समय सीमा को जरूर देखना है, टाइम लिमिट को जरूर देखना है। प्रारंभ में यानी जब 0 होवर था तब हमारे पास कितने बैक्टीरिया थे? 30 बैक्टीरिया। तो अगले 1 घंटे के अंदर बैक्टीरिया दूसरा पद हो जाएगा, अगले 2 घंटे के अंदर निकालेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, अगले 3 घंटे में निकालेंगे तो उसका अगला पद निकालेंगे। मतलब जो समय हमसे पूछे उसका अगला पद, यानी 2 घंटे के लिए है तो उसका अगला तीसरा पद निकालना है। ठीक है ना? तो दूसरे घंटे के लिए पूछे तो दूसरा पद कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पद में हमें बैक्टीरिया की संख्या 30 दे रखी है, जहां से टाइम स्टार्ट होता है, 0 होवर होता है। उसके बाद बैक्टीरिया की संख्या दोगुना होती जाती है, यानी आर का मान हमें दे रखा है। यहां से हमने इस जीपी में पहला पद कितना देखा है? 30। प्रत्येक घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो आर का मान कितना हो गया? 2। दूसरे घंटे के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहां पे लिखते हैं दूसरे घंटे के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या। दूसरे घंटे के पश्चात का मतलब होता है तीसरा पद। मैंने बताया था ना, दूसरे घंटे का मतलब क्या होता है? तीसरा पद। और तीसरे पद का सूत्र होता है ए आर स्क्वायर। ए का मान 30 दे रखा है, आर का मान 2 का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो गया? 30, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। आगे दे रखा है चौथे घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या। तो यहां पे चौथे घंटे के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या में ज्ञात करनी है। चौथे पद के पश्चात इसका मतलब हमें कौन सा? चौथे घंटे के पश्चात इसका मतलब हमें 5वां पद लेना है, उसका आगे वाला। 5वें पद का सूत्र होता है ए आर की पावर 4। ए का मान कितना दे रखा है? 30, आर का मान 2 और उसकी पावर 4। 30 एज इट इज है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और 16 × 48, कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 480 बैक्टीरिया। क्लियर यहां तक? आगे तीसरा क्वेश्चन था nवें घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो यहां पे nवें घंटे में या nवें घंटे के पश्चात, nवें घंटे के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या। nवें घंटे के पश्चात का मतलब होता है उससे आगे 1 लेना है, तो क्या हो जाएगा? n+1वां घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन उसे? n+1। n+1 वाले पद का सूत्र होता है a r की पावर n+1 और माइनस का 1। तो माइनस का 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? a r की पावर n। a के स्थान पे कितना रखेंगे? 30। r का मान कितना दे रखा है? 2, उसकी पावर n। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, nवें घंटे में बैक्टीरिया की संख्या इतनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर
10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ष में हमें वो कितना दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है। अगले वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में निकालते हैं तो 500 तो है ही है, बाकी चक्रवर्ती ब्याज कितना लग जाएगा, 10%। तो यहां पर हम 500 का कितना परसेंट लेके चलेंगे, चक्रवर्ती ब्याज 10%। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 500 प्लस 500 का 10% यानी 10वां हिस्सा कितना होता है, 50। 500 को 50 से गुणा किया तो 550 इसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती धनराशि हो जाएगी। ठीक है, तीसरे वर्ष के निकालते हैं इसी तरह से। तो चक्रवर्ती ब्याज हमेशा पिछले वाले मूलधन पे लगता है। अब पिछला वाला मूलधन कितना है, 550। तो 550 लेके चलेंगे और इसी 550 का कितना परसेंट लेके चलेंगे, 10%। तो यहां पर आ जाएगा 550। 550 का 10% कितना होता है, 55। का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 और कैलकुलेट करेंगे तो 55 आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 605। ये तीसरे वर्ष के लिए आ गया। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये जीपी में है या नहीं। तो उसके लिए सार्व अनुपात निकालेंगे। A2 में से A1 का भाग, A2 का मान कितना है, 550। A1 का मान कितना है, 500। 0 से 0 कटा, 5 का भाग दिया 11 बार, यहां 10 बार और भाग दिया तो 1.1 बार। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, R1। इसी तरह हम A3 में किसका भाग देते हैं, A2 का। A3 का मान 605 है और A2 का जो मान है वो 550 है। 5 का भाग दिया इसमें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और यहां पर 110 बार। 11 का भाग दिया, 11 बार ऊपर गया, 10 बार नीचे गया और फिर भाग दिया तो 1.1। ये किसका मान आ गया, R2 का मान। R1 और R2 सार्व अनुपात समान है तो ये जीपी में है। ठीक है, तो सार्व अनुपात R कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.1। पहला पद कितना हो जाएगा हमारे पास, 500। ठीक है, और ये किसमें है, जीपी के अंदर है। अब जीपी को ढंग से समझना है। A1, A2, A3, A4 ये हमें दे रखा है इस तरह से। ठीक है ना, सबसे पहले वर्ष में तो यहां पे हमें 500 रुपए दे रखे हैं। ठीक है ना, तो अगला एक वर्ष ये होगा, 2 वर्ष ये होगा, 3 वर्ष के लिए ये होगा और इसी तरह से 10वें वर्ष के लिए हमें 10वें वर्ष के पश्चात टोटल इसका धनराशि कितनी होगी, वो धनराशि हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो हम जानते हैं कि पहले वर्ष का मतलब पहला पद तो फिक्स 500 रुपए में दे रखा है। तो पहला वर्ष कौन से पद से स्टार्ट होगा, दूसरे पद से। दूसरा वर्ष कौन से पद से स्टार्ट होगा, तीसरे पद से। तीसरा पद कौन से वर्ष से स्टार्ट होगा, चौथे पद से। तो 10वां वर्ष कहां पर कंप्लीट होगा, 11वें पद पे। तो हमें 10 वर्ष के पश्चात कुल राशि का मतलब है 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, 10 वर्षों के पश्चात कुल राशि कितनी होगी, वो कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। तो 10वें वर्ष के पश्चात का मतलब होता है 11वां पद और 11वें पद का सूत्र होता है A R की पावर 10। A का मान दे रखा है हमें 500 और R का मान दे रखा है 1.1 और उसकी पावर कितनी है, 10। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन को पावर में लिख के छोड़ देते हैं। तो ये 10वें वर्ष की कुल धनराशि इतनी होगी। इस तरह से हमारा 31वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दे रखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 हैं तो हमें वह द्विघात समीकरण क्या करना है, ज्ञात। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मूल मानेंगे, 2 ही मूल होंगे, अल्फा और बीटा। तो माना द्विघात समीकरण के जो मूल है उसमें एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। क्लियर है ना। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक का तो हमें समांतर माध्य 8 दे रखा है। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 8। और हम जानते हैं समांतर माध्य दोनों के जोड़ को 2 से विभाजित कर देंगे तो यह आ जाएगा 8। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 2 को 8 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 16। समीकरण नंबर 1। गुणोत्तर माध्य हमें दे रखा है 5। क्या दे रखा है, गुणोत्तर माध्य।
गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है 5। गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी यानी अल्फा बीटा, और ये कितना दे रखा है 5। अंडर रूट हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अल्फा बीटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। द्विघात समीकरण हमें अगर ज्ञात करना है तो हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। मान रख दो, ये तो रहा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा का मान 16 हो गया और एल्फा गुणा बीटा का मान 25 हो गया। कैलकुलेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 16x और प्लस का कितना हो गया 25। ये द्विघात समीकरण हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, इसके साथ आपकी प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रश्नावली 8.2 के कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि 8.1 के एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। वैसे तो हमने नियम ये बना रखा है कि जिस प्रश्नावली को हम करवाते हैं उसी में उसके एग्जाम्पल करवा देते हैं, लेकिन प्रश्न ज्यादा हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए हम एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में रखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।